दो जनजातियां कंप्लीट कर ली थी हमने। कौन कौन सी पढ़ी थी कल जनजाति? गौड़ जनजाति पढ़ी थी हमने, और पढ़ी थी भील। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। गौड़ सबसे बड़ी जनजाति है भारत की, और एमपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। ठीक है, एमपी के दूसरे नंबर की आ जाती है हमारी गौड़, और भारत दूसरे नंबर की आ जाती है भील। क्लियर? इनके त्योहार, नृत्य, परंपराएं ये आपको अच्छे से पढ़ ली होंगी। अगली हमारी जनजाति है, वो है आज कौन सी पढ़ेंगे अपन? बेगा। बेगा जनजाति। देखिए, तो आप सबसे पहली बात तो आप ये देखें कि जो बेगा जनजाति है, बेगा जनजाति का शहर क्षेत्र देख लें आप। बेगा जनजाति खास तौर पे भारत के मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में निवास करती है। ये देखिए, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, इन क्षेत्रों में रहती है कौन जनजाति? बेगा। देखिए, बैगा इस तरफ रहती है, जैसे सहरिया ऊपर में रहती है ना। भील पश्चिम में रहती है। ठीक है, इस तरीके से गौड़ दोनों पहाड़ों पर रहती है। तो ये दिमाग में रखें, कभी प्रश्न बन जाएगा, बताइए निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में नहीं पाई जाती है? तो याद रख लेना, गौड़ मुख्यतः दक्षिण हिस्सों में ही पाई जाती। बाकी जैसे मैं कहूँ कि भील जनजाति है, तो ये पश्चिम में पाई जाती है मुख्यतः, लेकिन ये हमको बहुत सी जगह मिलती है अपनी, जैसे अपने अशोकनगर में भी मिल जाते हैं, या अपना आरोन क्षेत्र में भी, या गुना क्षेत्र में भी कुछ कुछ भील मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे क्षेत्र की मुख्य जनजाति कौन सी है? सहरिया। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? बेगा की। तो बेगा जनजाति जो है, अगर आप देखें बेगा को, तो ये द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। द्रविड़ प्रजाति किसे कहते हैं? कि भारत के जो निचले हिस्से में, हमारा जो भारत का जो ये हिस्सा है, निचला हिस्सा, नर्मदा नदी से नीचे किसे को कहते हैं अपन? दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें जो लोग रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्रविड़ कहते हैं। तो यह राज्य के किस जिले में? मई मंडला में, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी जिलों में पाए जाते हैं। ये सारे जिले मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिले हो गए। पूरब की ओर हैं और दक्षिण की ओर हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मंडला का बैगाचक जनपद इनके लिए प्रसिद्ध है। मंडला जिले में एक जगह है जिसका नाम है बैगाचक, है ना। तो इनका ये बैगाचक जो जनपद है पूरा का पूरा, वो बैगाओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इनका प्रसिद्ध स्थल है, यह मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। ये बहुत जो जनजातियां वैसे ज्यादातर सभी पिछड़ी होती हैं, पर ये बहुत ज्यादा पिछड़ी जनजाति है। सहरिया हुआ, बैगा हुआ, बहुत पिछड़े हुए हैं। बैगा को गौड़ जनजाति की उपजनजाति मानते हैं, लेकिन निर्जातीय विद्वान इसे एंथ्रोपोलिस्ट जो निर्जातीय होते हैं, वो बैगा को गौड़ से अलग जनजाति मानते हैं। कुछ लोगों को कहना कि ये गौड़ों से संबंधित है, कुछ कहना ये गौड़ों से अलग है। भाई देखिए, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में पाई जाती, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो ये हिस्सा हो गया दक्षिण पूरब। ठीक है, अब आप देखें इसकी कुछ उपजातियां हैं, जैसे कि विजावर, नरोतिया, रमैना, नाहर, कालमैना। आपको दिक्कत होती है हमेशा, ये मैंने कल भी आपको अच्छे से समझाया था। इनके नृत्य हुए, त्योहार हुए, शादियां हुई, उपजातियां हुई, ये नाम आपको एकदम नए मिलते हैं। अब जब नए मिलते हैं तो भैया ये याद करने में दिक्कत होती है। इन्हें बार बार पढ़ के ही याद होंगे, एक बार दो बार में नहीं होते, 10 बार 50 बार पढ़ना पड़ेंगे तब याद होंगे, और याद तो करने ही पड़ेंगे। तो ये बिजावर, नरोतिया, रमैना, नाहर, कालमैना, ये किसकी जनजातियां हैं? और समस्या एक है कि इनकी जनजातियां हुआ, त्योहार हुआ, परंपरा हुआ, इनमें हम गड्ढ होते हैं। तो अपना एक चार्ट बनाओ अच्छे से। एक तरफ लिखो जनजातियां, उनकी उपजातियां, उनके त्योहार, उनकी परंपराएं, एक चार्ट बना लो। उस चार्ट को बार बार पढ़ो। अब उसमें ताकत तो पड़े ही नहीं, कष्ट तो लगेगा आप लोगों को, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। उठा के लीड रजिस्टर बैठने पड़ेगी, नोट्स खोल के रखने पड़ेंगे, मोबाइल रखना पड़ेगा, गूगल से सर्च करने पड़ेंगे। जब मेहनत करोगे तब चार्ट बन तैयार हुआ। अब चार्ट थोड़ी बनाओगे साहब बिल्कुल थाई लगा के तुम्हें देता हूँ तुम खा लो। जब तुम आराम को इतनी मारते हो, तुम्हें सामने जो नोट्स दिए तुम नोट्स में से पढ़ के नहीं आ पाते हो। अभी थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा, तुम्हें सब कुछ बना बनाया थोड़ी मिल जाएगा, मेहनत तो करना पड़ेगी ना खुद को थोड़ी सी। तो भैया बैगा जनजाति के कुछ लोग जमींदार बिजावर कहलाते हैं, जिनके पास जमीनें होती हैं। मंडला में बैगा का एक छोटा समूह
भारिया बैगा भी कहलाता है। मंडला में अलग भारिया जनजाति अलग होती है, लेकिन मंडला जिले में एक बैगाओं का एक ग्रुप है जिसे क्या कहते हैं, भारिया बैगा भी कहते। अब विवाह देखेंगे तो आप विवाह लगभग लगभग सब में मिलते जुलते होते हैं। जैसे कि मंगनी विवाह या चढ़ विवाह है ना, लड़का जाता है शादी होती है। ये उठवा विवाह होता है, उठचा नहीं, उठवा विवाह क्या है, उठवा विवाह है। चोर विवाह है, पैदुल विवाह है, लामसेना विवाह है, उधारिया विवाह है। ये सभी प्रकार के विवाह जो अन्य जातियों में चलते हैं वो उनमें भी चलते हैं। जैसे कि लामसेना हम पहले पढ़ के आए थे, गौड़ों में पढ़ के आए थे। बता लामसेना के बारे में मैंने, क्या होता है लामसेना बताओ। लड़का लड़की के घर पे जाके रहता है, सेवा करता है, और उसका पिता खुश हो जाता है तो शादी कर देता है। ठीक है, तो ये इनके प्रमुख विवाह हो गया, मांगनी, चढ़ विवाह, उठवा विवाह, चोर विवाह, पैदल विवाह। ठीक है, और नृत्य है तो कर्मा, सैला, परधौनी, फाग, गेंडी। देखिए कर्मा, सैला ये आपको पहले ही मिल गए देखने को। परधौनी, फाग, गेंडी ये कुछ अलग हैं। तो परधौनी, फाग, गेंडी ये इनके डांस हैं, ये इनके नृत्य हैं। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेंगे। फिर बात वही की वही आ जाती है ना कि भाई जब हमने कहा गौणों की उपजाति है तो कुछ गौणों में चलते हैं, जैसे कर्मा, सैला गौणों में चलते हैं, तो वो यहाँ पे भी चल रहे हैं, तो क्योंकि ये संबंधित हैं गौणों से। अब आप परधोनी अलग है, फाग अलग है, गेंडी अलग है, ये अलग है तीन। अब इनको बिना पढ़े याद हो कैसे जाएंगे, एक बार घर में पढ़ने से याद नहीं होंगे ये, क्योंकि एक जनजाति के होते तो याद कर लेते। अब इतनी 10-15-20 जनजातियां, 40 जनजाति में से कम 15-20 तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो उनमें, और ये ऐसा है नहीं कि इनसे प्रश्न ना बने, प्रश्न इनसे ही बनते हैं कि बताइए परधौनी नृत्य किस जनजाति में चलता है। फिर मुंह आओगे वहां, इसलिए मोह ना बहाना पड़े, पहले पढ़ लो इन्हें, चार्ट बना लो। कल बना के लाना चार्ट, में चेक करूंगा सबका, जो नहीं नहीं लगा बना के लाएगा मैं उसे कूटूंगा फिर बहुत जोर से। ठीक है, अच्छे सुन लेना इसको। इनके देवताओं की बात करें, इनके देवता देखिए, इनमें जैसे बूढ़ा देव है, बूढ़ा देव है जनजाति के प्रमुख देवता हैं। कौन से? बूढ़ा देव। सबसे बड़े देवता कौन से हैं? बूढ़ा देव। ठीक है, और इनका मानना है कि ये साज, साल नहीं साज, साज के वृक्ष पे रहते हैं। सही कर लेना उसको, साज के वृक्ष पे रहते हैं। क्या पे रहते हैं? जैसे अपन लोगों में अगर अपन कहते हैं ना कि गंगा जी उठा के झूठ नहीं बोले आदमी, कहते ना कि अपन कोई सी बात में गंगा उठा दो, तो गंगा हाथ में लेके आदमी झूठ नहीं बोले, है ना, सौगंध खा जाए, कोई झूठ बोल रहा हो तो गंगा उठवा लेते बस अपन। तो ऐसा ही इन बेगाओं में क्या होता है कि साज का पत्ता लेकर कभी भी कोई भी बेगा झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उनका मानना होता है कि उनके जो बूढ़ा देवता हैं वो काय पे रहते हैं? साज पे रहते हैं, साज के पेड़ पे रहते हैं, है ना। ठाकुर देव जो होते हैं वो गांव के मुखिया होते हैं। जैसे अपने इधर भी होते हैं ना गांव में, अपने गांव में, हर गांव में जो भी होता है, हर गांव में एक माता का मंदिर होता है कि नहीं होता है? वो उसे हम जो बोलते हैं पूरे नगर की या पूरे गांव की जो मुखिया होती है माता, जैसे अपने अशोक नगर का वहाँ माता पूजती है ना, तो वही बोलते हैं। जैसे हर गांव में एक मंदिर होता है माता का मंदिर, जहाँ पे शादी विवाह के दिन पूजा करने जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही इनके गांव के देवता कौन होते हैं? ठाकुर देव। और एक होते हैं दूल्हा देव। दूल्हा देव बीमारियों के देवता हैं, बीमारियां हो जाए लोगों को तो वो कहाँ जाते हैं? दूल्हा देव के पास जाते हैं। तो भाई तीन देवता हो गए, बूढ़ा देव सबसे बड़े देवता हो गए, ठाकुर देव गांव के मुखिया हो गए, और दूल्हा देव ये सभी बेगांव के देवता हैं। तो दूल्हा देव बीमारियों के रक्षक देवता, बूढ़ी माई, नारायण देव ये भी देवता है इनके में। ठीक है, तो कम से कम ये बूढ़ा देव, ठाकुर देव, दूल्हा देव ये तो इंपोर्टेंट है, इनसे प्रश्न बन जाते हैं। इस जनजाति के लोग कृषि कार्य में हल का प्रयोग नहीं करते, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इन लोगों का ऐसा मानना होता है कि हल चलाने से धरती माता का सीना फट जाता है, और ये अपने आप की उत्पत्ति धरती से मानते हैं। इसलिए ये लोग जो होते हैं व्यवहार कृषि करते हैं, एक अलग से खेती होती है, कहते हैं व्यवहार कृषि। अब व्यवहार कृषि क्या होती है कि मतलब ये स्थानांतरित कृषि। आप लोगों को मैंने पढ़ाया है झूम कृषि के बारे में। झूम कृषि क्या होती है? स्थानांतरित कृषि होती है। ऐसी कृषि होती है, क्या करते हैं इसमें? इसमें जो है उन्होंने जंगलों में आग लगाई, जंगलों को साफ किया, और उसके बाद में वहां पर ऐसे ही बीज फेंक देते हैं ऊपर से, और जैसे ही जार मार से मिला देते हैं माटी में, समझ रहे हो? ऐसे जारों मारों से मिला देते हैं। जार समझते हो ना? अरे बमूरा के जार, बेरी के जार, जारन से इन्हें मिला देते हैं, और उनसे जो है फिर जो फसल पैदा हो जाती है। तो लेकिन अब दिक्कत क्या है कि वो एक जगह उन्होंने खेती की,
अब जमीन उतनी उपजाऊ होती है, तो फिर अगली अगली जो है बार वो कहीं और खेती करते हैं। स्थानांतरित का मतलब जो होता है कि एक एक दो साल जहाँ कर लाई, फिर एक दो साल कहूँ और कर लाई, फिर कहूँ और कर लाई, फिर कहूँ और कर लाई। अब इससे क्या होता है, इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि बहुत सारे जंगल साफ हो जाते हैं, पेड़ पौधे कट जाते हैं, तो नुकसान तो पर्यावरण होएगा ही होएगा। इसलिए सरकार ने ऐसी कृषि पर रोक लगा रखी है। अब इस कृषि को दुनिया में अलग अलग देशों में या अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। किस कृषि को? स्थानांतरित कृषि को। समझ में आ रही मेरी बात? स्थानांतरित कृषि को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब भैया जब अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो ये जो बैगा लोग करते हैं, तो वो व्यापार कृषि कहलाती है। बा से बैगा और बा से व्यापार, एक जैसी चीजें हैं, दिमाग में रख लेना, है ना। लेकिन इन्हीं स्थानांतरित कृषि को हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में, जैसे असम, मेघालय, मणिपुर वगैरह जो राज्य हैं, वो उधर के राज्य कौन है हमारे, तो वहां इसे झूम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम कृषि कहा जाता है। ठीक है। अब चूंकि अब आपको समझ में आ रही है कि ये बैगा लोग हैं और सरकार ने इस कृषि पर रोक लगा रखी है, तो फिर तो ये हल चलाएंगे नहीं, और ये फिर भूखों मर जाएंगे जब खेती सरकार नहीं करने देगी तो। इसलिए गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए, किन के लोगों के लिए? बैगाओं के लिए, बैगा जनजाति के लोगों को कुछ छूट दे रखी है, शर्तों के साथ छूट दे रखी है, भाई इतने इलाके में आप कर लिया करो, नहीं करेंगे तो भूखन मर जाएंगे भी। समझ आ रही मेरी बात? यही लिखा है। क्या कह रहे हैं भैया कि इस जनजाति के लोग कृषि कार्य में हल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इनका मानना है कि हल से धरती माता का सीना फट जाएगा। इनके द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को व्यवहार कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समझ में आ गई? अब देखो, ये जो कृषि है, कई इससे प्रश्न बन जाते हैं कि ये भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। किस कृषि को? स्थानांतरित कृषि को। समझ गए ना? एक साल यहाँ करी, फिर कहीं करी, तो जैसे कि पोंडू या पेंडा कहा जाता, कहाँ है इसको? आंध्र प्रदेश में, है ना। बालतरे कहा जाता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। जारा या एरका कहा जाता है दक्षिण भारतीय राज्यों में। व्यवहार या दाहिया, व्यवहार कौन करते हैं? बेगा। और दाहिया करते हैं शायद भील। दाहिया कौन करते हैं? भील। भीलों के द्वारा जो खेजन कृषि का कहलाती है दाहिया, डाहिया या दाहिया, तो ये मध्य प्रदेश में करते हैं, बेगा और भील। ठीक है। झूम कृषि कहाँ करते हैं? उत्तर पूर्वी राज्यों में। और उत्तर पूर्वी राज्य मतलब कौन? असम, मेघालय, मणिपुर, भाई जो नेक्स्ट कोनियम राज्य है। और दीपा ऐसे कहाँ कहते हैं? बस्तर जिला, छत्तीसगढ़। कमान, ब्रंगा, पामा, डाबी, ये नाम है इसके, कहाँ पे? उड़ीसा में। और कुमारी कहा जाता है इसे पश्चिमी घाट। ये कृषियों के नाम है। ये कौन सी कृषि है? स्थानांतरित कृषि। एक आध साल जहाँ कर ली, फिर एक आध साल कहूँ और कर ली, फिर कहूँ और, बदल बदल कर करते हैं, बस कहते हैं स्थानांतरित कृषि। क्योंकि यह पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, इसलिए सरकार ने आपका लगा दिया भैया रोक लगा दी। समझ में आ गई क्या मेरी बात? ठीक है। ये प्रश्न तो जीएस में ही बन जाएंगे, बाकी हमारे लिए तो व्यवहार दाहिया इंपोर्टेंट जनजातियों के हिसाब से हैं। बाकी पढ़ना तो पूरा ही है, आपको ये पता होना ही चाहिए। मैंने इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ाता हूँ तो वहां पर भी इसको कराता हूँ। यहाँ पर भी व्यवहार कृषि की बात हुई तो हमने सभी कृषियों को बता दी। ये तो केवल आप इंडिया की बात कर रहे हैं, दुनिया में भी पढ़ते हैं हम इनको, विश्व में भी पढ़ते हैं। जब विश्व का भूगोल पढ़ते हैं तो हम विश्व में भी पढ़ते हैं इनको, विश्व में कहाँ कहाँ पर स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो कम से कम ये याद कर लीजिए अभी आप। ठीक है। हालांकि सरकार ने झूम खेती पर प्रतिबंध लगा दिया, परंतु क्योंकि ये लोग करेंगे ही नहीं तो मर जाएंगे, परंतु सीमित मात्रा मंडला के बैगा, चनपत, शहडोल के गढ़ी, चाहार तथा सीधी कुछ भागों में जिलाधीश यानी कलेक्टर की अनुमति से व्यवहार कृषि की छूट मिलती है। क्योंकि ये लोग अगर फिर भूखों मर जाएंगे ना अगर नहीं करें, तो इसलिए कलेक्टर अपने अपने जिलों में जहां पर बैगा लोग रहते हैं वहां पर कलेक्टर कह दे छूट दे देता है। ठीक है। इनका सुबह का भोजन, अब ये कोई अपन भी जानते हैं, रात को रखो रखा हो बास, इसका कहते सवेरे बास हो कहते नहीं गए, तो बासी। दोपहर का भोजन इनका पेज, और शाम को भोजन ब्यारी, अपन भी ब्यारू कह देते हैं संजाय भोजन, डिनर से, है ना। इनका ब्रेकफास्ट होगा बासी, है ना, और लंच होगा पेज, और डिनर होगा ब्यारी। समझ में आ गई मेरी बात? तो कोई ऐसा बात तो है नहीं दिक्कत आ याद करने में। बासी, पेज, ब्यारी, इनके तीन टाइम में खाना होगा। अच्छा, पेज जो होता है ना, पेज 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 वास्तव में पे शब्द से बना है। कैसे बना है? पे से।
पे मतलब होता है पीवे लाना है, पीवे के लाना है। तो ये क्या काम करते हैं, कुटकी के, मक्का के, कोदों के, ऐसे बहुत सारे जो है बीज लेते हैं, दाने लेते हैं, उन सबको पीस करके, जैसे आपने तो बोला सतुआ, सतुआ टाइप बनाते हैं, उसे ये पीते हैं। ये इनका प्रमुख पेय पदार्थ है। प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या है, पेज। बात मत कर, पीछे सुन ले, पढ़ लेता है आराम को, पर मोबाते हो। तो इनका दोपहर का भोजन पेज, रात का भोजन बिहारी कहलाता है। और पेज इनका विशेष पेय पदार्थ है, पीने योग्य, जो मक्का, चावल, कुटकी के घोल से तैयार किया जाता है। तो पेज किसका मुख्य भोजन है, बेगांव का। किसका है भैया, बेगांव। ठीक है। अब इसके बाद जनजाति हमारी कौन सी आ गई, कोल। कोल जनजाति, कौन सी जनजाति आ गई, कोल। कोल की बात करें तो भारत की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है, बहुत पुरानी जनजाति है। कौन सी, कोल। ये नृतत्व शास्त्र के अनुसार कोलेरियन या मुंडारी जनजाति का समूह है ना। जैसे हमने कहा बेगा द्रवण के हैं, या हमने कहा था गौड़ प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड हैं, बात सही में रही। ऐसे ये किसकी है भैया, कोलारियन या मुंडारी जनजाति समूह सम्मत है। कौन सी, कोल। यह मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, उमरिया, जबलपुर। अब देख पा रहे हो, समझ रहे हो कि पूरे के पूरे कौन से जिले हो गए, पूर्वी जिले हो गए। कौन से जिले हो गए, पूर्वी हो गए, जय बगल के जिले हो गए, पूरे इलाके के। ठीक है। पूर्व जिलों में निवास कर रही कौन सी जनजाति, कोल जनजाति। अब इनमें ज्यादा उपजाति नहीं है। एक तो रौतिया और रौतेला है, रौतिया और रौतेला है, ये बड़ा ला होगा। रौतिया और रौतेला, इनकी दो क्या है भैया, उपजातियां हैं। इनमें बहुत याद नहीं करना है, केवल दो ही याद करना है, रौतिया, रौतेला। किसकी उपजातियां हैं, कोलों की उपजाति हैं। और कोल जनजाति के लोग का निवास स्थल को हम क्या कहते हैं, कोलन टोल। क्या कहते हैं, जैसे हमने कहा था ना कि भाई बेगाचक बेगांव का है, शहरियाओं का सहराना, ऐसा भीलों का फाल्या, ऐसे निवास स्थल जहाँ इनका ये लोग ग्रुप में रहते हैं, इनका मोहल्ला जहाँ ये रहते हैं, गांव, इनको भाषा कहते हैं कोलन टोल। जैसे बंजारन से अपन टाड़ा कहते हैं, बंजारन को टाड़ा होता है ना। यह पूरा गांव कोलों का अगर होता है तो उसे क्या कहते हैं, कोलान। अगर छोटा सा मोहल्ला है तो कोलन टोल। टोला मोला समझ रहे, टोला कहाँ से कहते हैं, टोला फतरावाल टोला मत समझिए, नहीं फतरावाल टोला। टोल टोला मतलब किसे कहते हैं, जैसे अपन चक कह देते हैं, क्या कहते हैं, चक। चार से आठ घर हैं तो चक है वो उनको, तो चक उसका वो कोलन टोल। और अगर पूरा गांव या बेगांव का है तो ऐसा कहते हैं कोल्हान, कहते हैं, क्या कहते हैं, कोल्हान। ठीक है। अब देखो आगे, इनकी जो पंचायत है ये बहुत फेमस है। ये कभी भी रपोटा रपोटी करवे में, और इनके आप देखेंगे कोल जनजाति के लोगों के केस में पुलिस मुलिस न्यायालय म्यायालय में कोई मतलब नहीं होता। चाहे कितने बड़ो कांड हो जाए, आदमी मर जाए, तो इनकी सारी बातें ये अपनी पंचायत में हल करते हैं, कायम करते हैं पंचायत। और इस पंचायत को टट गोहिया या फिर गोहिया, अकेला शब्द मिल जाएगा गोहिया, या फिर कभी कभी टट गोहिया भी शब्द लिखा रहता है ना, टट गोहिया या गोहिया पंचायत कहते हैं, कहा जाता है। और इनका मुखिया क्या कहलाता है, चौधरी कहलाता है। ये याद रखेंगे आप। इनकी पंचायत बहुत फेमस है, टट गोहिया पंचायत किसकी है भैया, कोलों की, है ना। सारे मैटर सुलझा लेते हैं उसी में। और चौधरी इनका मुखिया कहलाता है, गांव का मुखिया क्या कहलाता है, चौधरी। अब देखो विवाह, मंगनी विवाह तो वो है ही कोई चढ़ विवाह, मंगनी विवाह बात एक ही है। सगाई मगाई हो गए, दूल्हा जाए तो वो सामान्य विवाह है। राजी बाजी मिल जाए तो राजी बाजी विवाह है। विधवा विवाह है, ठीक है, ये इनके विवाह हैं। विधवा विवाह या नहीं है, ये राजी बाजी विवाह, ये विवाह है। और इनके देवता बेगांव के जैसे ही हैं, दूल्हा देव, ये बैरम देव अलग हैं, बड़े देव इनके प्रमुख देवता हैं। हर आदिवासी समूह के अपने देवी देवता होते हैं। तो दूल्हा देव, बैरम देव, बड़े देव, है ना, ये इनके प्रमुख देवता हैं। इस जनजाति के लोग, ये वेरी मोस्ट ये जनजाति है ना, इस जनजाति के लोग मृतक के शव को दफनाते भी हैं और जलाते भी हैं। और इस प्रथा को कहते हैं सिडौली। क्या कहते हैं, सिडौली। अब ये तुम अलग से लिख लेना, ये जनजाति के लोग शवों को दफनाते हैं और इस प्रथा को क्या कहा जाता है, सिडौली। ठीक है, सिडौली। तो अब प्रश्न बन जाएगा सिडौली प्रथा क्या है। तो सिडौली प्रथा भैया हम कहेंगे कि सब कोल जनजाति के लोगों में शवों को दफनाने की प्रथा को क्या कहते हैं, सिडौली प्रथा कहते हैं। ठीक है। यह पूर्णतः हिंदू रीति रिवाज से जीवन जीते हैं। इनका रंग काला, काठी मजबूत होती है। तो हिंदुओं जैसे कोई वैसी विशेष बात उसमें है नहीं।
अगली जनजाति हमारी कौन सी है? सहरिया। अब सहरिया की जब हम बात करते हैं, सहरिया हमारे खास तौर पे जो निवास करते हैं वो उत्तर भारत में कहाँ निवास करते हैं? मतलब हमारे मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, जैसे हम कह सकते हैं मध्य भारत का पठार। अब आप जिले देखोगे तो पूरे के पूरे अपने, आप देखिए श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, अपने आसपास में अपन को सहरिया लोग देखने को मिलते हैं। मिलते नहीं मिलते? अपने खास तौर पे गेहूं चना फसलें काटाने के लिए अपन शहरियों को लेके आते हैं। शहरियों का अपना एक गांव होता है जिसे हम सहराना कहते हैं, मोहल्ला होता है सहराना कहते हैं। सहरिया विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। ठीक है। शहरियों को आपने देखा होगा कि ये, इनको सबसे टेंशन फ्री आदमी होते हैं, इन्हें कल की कोई चिंता नहीं होती है। शहरिया अपने इधर जो अपने खास तौर पे बंधुआ मजदूरी सबसे अग्रसित है। बंधुआ मजदूरी से मतलब हरवाही करते हैं। ये क्या करते हैं? हरवाही करते हैं। बाप लग गया हरवाही तो बेटा भी हरवाही हो, जो पूरी जिंदगी इनकी हरवाही में ही कट जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि मान लो एक शहरिया है तो उसे कल की कोई चिंता नहीं होती। वो अब तुमरे हरवाओ लगो बाने ले तुमसे 50,000 रुपया साल भर की, और लेके तो बाने सबसे पहले वो बढ़िया एक रंगीन टीवी लेके आओ, बड्डी एलसीडी, एक बड्डो एंड्रॉयड मोबाइल लेके आओ, है ना, और एक साउंड लेके आओ, एक डेग लेके आओ, टपरिया के ऊपर धरेगो, पूरे मोहल्ला गांव सुनाओ गीत, है ना। और मोटरसाइकिल ले आए, दारू पिए फिरे, समझ गए। बे 50,000 10-15 में खत्म। अब बाय पूरे साल भर आपके हरवाई करने, अब हर दिन बाय खर्चा आप चलाने पड़ेंगे भाई। बीड़ी बिंडल दारू रोटी पानी इन सब की व्यवस्था भी से करनी पड़ेगी। तो क्या करता है वो, जो है वो और पैसे लेता है। तो 50,000 तो आपके बे हो गए, और इकट्ठे करता रहता है। अब हम तो देते ही रहते हैं, हम भी चाहते हैं कि बेटा फंसो रहे। वो 50,000 के उसने 10-20-50,000 और ले ले, सो होगा 1 लाख। अब 1 लाख में से 50,000 पटे, 50,000 पे चलो बाको फिर पूरे साल भर को ब्याज, सुबह की 70-80 हजार रुपये वापस और कड़ी। साल भर काम करो, 70-80 हजार रुपये और वापस निकाल गए। अब वो 70-80 हजार, ये अब तो बेटा छोड़ के जा नहीं सके। अब छोड़ के जाएगो तो कोई और के लगेगो, अब और के लगेगो तो वो पहले 70,000 लेगो बात से अपन ही दे भी, फिर वो बाप खर्चा पानी चलाएगो, वो जो मोबाइल खराब हो ही जाएगो, तो नया मोबाइल लेगो। तो सबसे ज्यादा ये बंधुआ मजदूरी से ग्रसित है। दूसरा, ये सबसे ज्यादा नशा करने वाली जाति। अपने इतना एक कहावत है कि शेरिया जैसी जवानी, आपने सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लो, मैं सुना देता हूँ। ये कहावत है कि जाकी जवानी तो शेरिया जैसी है। मतलब शेरिया जवानी कैसी होती है कि शेरिया में मोड़ा मोड़ी से सीधो बुढ़ापो याद दिखाते हैं। मोड़ा मोड़ी दिखा रहा, 18-19 साल तक को दिखाते कि हाँ अब जब जवानी आई, तो साल 2 साल ही दिखाते, सीधो बूढ़े हो जाते, क्योंकि वो इतने भयंकर नशा करते हैं। और नशा के अलावा दिन रात दारू पिए काम कर रहे हैं। अब तो काम कर रहे हैं, खाएंगे पिएंगे है नहीं, भूखे लगे हैं, तो वो क्या है कि सीधा उनका हालत खराब हो जाती है। और फिर इनमें टीबी नाम की जो बीमारी होती है, ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है टीबी, क्षय रोग, है ना, तपेदिक। तो ये बीमारी जो होती है, जिसे टीबी से ही क्षय रोग कहते हैं और टीबी से ही तपेदिक कहते हैं ना, तो ये इनमें अनुवांशिक पाई जाती है, जेनेटिक्स, बाप मैतारी से बच्चों में आती। लेकिन शहरिया लोग जो होते हैं जड़ी बूटियों के बहुत ज़्यादा जानकार होते हैं, है ना, जड़ी बूटियों के जानकार होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लोग जानते हैं, क्योंकि जंगलों में रहते हैं, जंगलों की उपज, जंगलों से जो कुछ भी मिलता है इनको, उसको ला करके ये बेचते हैं। बड़ी बड़ी मतलब असच्चे रोगों पे काम करने वाली जड़ी बूटियां, खासतौर पे तेंदू के पत्ता तोड़ते हैं, महुआ बीन के लिए आती हैं जंगलों से ही। ये सब बेचकर वनोपज, वन से जो उपज पैदा होती है उसे बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है। मुझे पता है कि एक बार जब पहले, अब तो खरियान रखे नहीं हो, पहले खरियान रखे होते। खरियान, खरियान जानते हो ना, फसल काट के, अब तो सब खेत में ही काम तमाम कर देते हैं अपन। पहले अपन खरियान में लादते फसल ही। तो मैं, हमारे बब्बा है थे टाइम पे, तो हम खरियान में बैठे थे, तो एक शहरिया कड़ो वहां से, तो वो शहरिया आ गओ देख के, दादा राम राम, बैठ के, तो वो कह लो भूख लगी रोटी दे दो। सुबह रोटी रोटी मोटी खवा दी हमने। तो वो एक इतनी बड़ी एक गांठ देख गओ, तो गांठ
जड़ी की कि जा दवाई गांठ है कि जा कोई ये बिच्छू खा ले बर्र खा ले तो जा लगा दियो नेक्सी घस के। वो मतलब इतनी खतरनाक कारगर थी कि अगर कैसे बिच्छू खा जाए, मैंने उसका खुद प्रैक्टिकल देखा, बहुत दिन तक चली वो, लेकिन अब घस के पूरी घसे गई वो, है ना। अब अपन को ये पता नहीं था ये है का है कि नहीं, बोलने का आते इतनी मतलब कोई भी अगर आपको बर रहता था या बिच्छू को बहुत खतरनाक दर्द होता है। और हमारे गांव में तो क्या है कि पठार वालों गांव है तो बिच्छू जैसे फिरते हैं केवल नॉर्मल ही, घर में तो बिच्छू अतरात फिरते हैं। गांव में एक भाई गांव में अगर ये हर दिन में एक दो जने बिच्छू पक्के 100% खाते ही खाते हैं, है ना। तो झाड़ा आप गांव में बिच्छू का कोई ऐसे उपचार तो नहीं, अब दर्द को इंजेक्शन नहीं पर बाकी तो फिर भभूत लगा के झाड़ा वाले थे आदमी। तो वो बहुत कारगर दवाई थी। तो मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि ये लोग जड़ी बूटियों के अच्छे खासे जानकार होते हैं। हालांकि अब नई पीढ़ी नहीं बचे, नई पीढ़ी में तो सब एंड्रॉयड से डाउनलोड हो गए। तो भाई ये देख गई शहरी जनजाति की हम बात करें अपन, तो यह मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से है। जैसे कौल है ना, ऐसे भील अपने ये सहरिया, इनका निवास स्थल कहाँ है भैया, हमने कहा मध्य भारत का पठार, है ना। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सीहोर और खासतौर पे बुंदेलखंड के क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं। सहरिया कोलेरियन परिवार की जनजाति है, जहाँ से कोल है उसी से क्या है सहरिया है, ठीक है। तो कोल भी पिछड़े हैं और सहरिया भी पिछड़ी जनजाति है। ये अपनी अलग कतारबद्ध मकानों के लिए श्रृंखला बनाकर रहते हैं, इनका ग्रुप हमेशा अलग ही रहता है। उसे हम क्या कहते हैं, सहराना, क्या कहते हैं। इनका जो मुखिया होता है वो पटेल कहलाता है, ठीक है। सहराना कहलाता है और इसका मुखिया पटेल कहलाता है, ठीक है। तो सहराना क्या होता है, इनका निवास स्थल। यह पूर्णतः हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं। ये अपने जैसे त्योहार मानते हैं, अपन देखते हैं आप सारे, होली भी, दिवाली भी, दूज भी। खास तौर पे ये सावन पे अपने जो भुजरिया का त्यौहार, ये बहुत विशेष तौर पर मनाते हैं। भुजरिया पे डांस भी करते हैं, सैरो भी करते हैं भुजरिया पे। और ये नवरात्रि में माता के जवारे बोते हैं, जवारे बोते हैं सहरिया, माता के बड़े भक्त होते हैं सहरिया। और ये फिर जवारा नृत्य भी करते हैं। आपने देखो जवारे लेके जब भी जा रही हैं उनकी महिलाएं, तो आगे दो सहरिया तलवार में लेके और भाई बने माता आऊ करते हैं, तो जवारा नृत्य भी करते हैं, ठीक है। सहरिया जंगली जड़ी बूटियों के पहचान निपुण होते हैं। इनमें गोठ लीला, जानकी विवाह, पांडव कथा, लांगुरिया गाते हैं और रागनी अगड़ावत सगड़ावत की लोक कथाएं। अगड़ावत और सगड़ावत ही है, अगड़ावत और सगड़ावत वाह बब्बा कर ली बा में, अगड़ावत सगड़ात नहीं हुई, अगड़ावत और सगड़ावत की लोक कथाएं हैं। अपने आप को ये भीलों का छोटा भाई कहते हैं, अपने आप को भीलों का छोटा भाई कहते हैं, ठीक है। लहंगी नृत्य, लहंगी नृत्य इनका प्रमुख नृत्य है। कौन सा, लहंगी नृत्य, ठीक है। ये सावन माह में रक्षाबंधन के दूसरे दिन किया जाता है। लहंगी नृत्य कब किया जाता है, भुजरियन के टाइम पे। रक्षाबंधन दूसरे दिन क्या होता है, भुजरियां होती हैं। तो ये कौन से नृत्य करते हैं, लहंगी नृत्य करते हैं, ठीक है। इनमें बांस की टोकरी में उगे जवारे, मतलब जो भुजरिये को लेकर चल समारोह होता है, जिसमें पुरुष वर्ग एक गोल घेरे में नृत्य करते हैं। सहरिया जनजाति बंधुआ मजदूरी से ग्रसित है, ठीक है।